नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 एक डी में। अनुच्छेद 19 एक डी नागरिकों को भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार देता है। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(5) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध सामान्य जनता के हित या अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(1)(g) किस स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार, व्यवसाय या जीविका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता देता है। इस पर अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य कुछ परिस्थितियों में किसी व्यापार या उद्योग को अपने नियंत्रण में लेकर राज्य एकाधिकार स्थापित कर सकता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 19(2) वाक्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। प्रमुख आधारों में भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, मानहानि और न्यायालय की अवमानना शामिल है। इसके अतिरिक्त शिष्टाचार या सदाचार, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा अपराध के लिए पुकसाना भी आधार है। अनुच्छेद 20(1) किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वव्यापी दंडात्मक कानूनों से संरक्षण। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20(1) किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वव्यापी दंडात्मक कानूनों से संरक्षण। अपराध के समय लागू कानून के अनुसार ही व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। बाद में बनाए गए कानून को सामान्यतः पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करके दंड नहीं दिया जा सकता। इसे यक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ के विरुद्ध संरक्षण कहा गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20(2) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित किए जाने से बचाना है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 20(3). अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन के से संरक्षण देता है। अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह संरक्षण अभियुक्त व्यक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका आधार कौन सा संशोधन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को विशेष संरक्षण दिया। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में भी इनके प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दायरे को व्यापक बनाया है। इसके अंतर्गत गरिमा के साथ जीवन, निजता आदि कई अधिकारों को संरक्षण मिला है। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
तो सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। शिक्षा का यह अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 24 घंटे। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार है। उसे सामान्यतः 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगला प्रश्न, निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी व्यक्ति को अपराध करने से पहले रोकना। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को भविष्य में संभावित अपराध करने से रोकना है। यह सामान्य दंडात्मक गिरफ्तारी से अलग है क्योंकि इसमें मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं, रोकथाम है। इसका उपयोग राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि से संबंधित परिस्थितियों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध के मामले में 3 महीने से अधिक निरुद्ध रखने के लिए सामान्यतः किसकी सलाह आवश्यक होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी सलाहकार बोर्ड की। संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित विशेष प्रावधान है। सामान्यतः संवैधानिक व्यवस्था में 3 महीने से अधिक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की भूमिका आती है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधारों की जानकारी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। हालांकि लोकहित के विरुद्ध माने गए तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, निवारक निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को क्या अवसर दिया जाना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन बी निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का। अनुच्छेद 22 के तहत निरुद्ध व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह निवारण निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा है। निरोध के आधारों की जानकारी भी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। हालांकि लोकहित के विरुद्ध तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी 26 फरवरी 1950। निवारक निरोध अधिनियम 1950 स्वतंत्र भारत का प्रारंभिक निवारक निरोध कानून था। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों को रोकना था। यह कानून अंततः 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, मीसा का पूरा नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा का पूरा नाम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 था। यह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून था। इसे अप्रैल 1977 में निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए किस वर्ष बनाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निवारक निरोध से संबंधित प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था जैसे मामलों में निवारक कार्रवाई करना है। यह जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष संवैधानिक कानून परिवर्तन के कारण पुराने नोट्स को भाषा से अलग वर्तमान संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, टाडा का संबंध किससे था? तो सही आंसर ऑप्शन बी आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां।
डिस्प्रेटिव एक्टिविटीज प्रोविजन एक्ट था। यह आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया कठोर कानून था। इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, पोटा का पूरा नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था। पोटा का पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 था। इससे पहले इसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटा 2001 के रूप में लाया गया था। इससे पहले इसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस पोटा 2001 के रूप में लाया गया। पोटा को वर्ष 2004 में निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 23 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। बेगारी तथा इसी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इसके उल्लंघन को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 23(2) के तहत राज्य किस स्थिति में अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। इसमें सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। ऐसी अनिवार्य सेवा लागू करते समय धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहां काम पर लगाना निषिद्ध है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कारखानों में भी नहीं लगाया जा सकता, खानों में भी नहीं, जोखिमपूर्ण किसी काम में इनका नियोजन उचित नहीं है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। उन्हें कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता में कर संबंधी संरक्षण। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए विशेष रूप से निर्धारित हो। इसका उद्देश्य राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कराधान के माध्यम से नागरिकों को बाध्य करने से रोकता है। यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 28 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक निष्पक्षता से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है। किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यह केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं, किसी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति वाले नागरिकों के वर्ग को भी संरक्षण मिल सकता है।